नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट का समय। प्राइम टीवी के सारे दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल कल से ही जो मुद्दा गरमाया हुआ है सूबे की सियासत में ही नहीं बल्कि देश की मीडिया में भी, वह है बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत। दोस्तों, एक वो दौर था जब अपराधी सियासत के सतरंगी विषाद पर मोहरे की तरह इस्तेमाल होते थे। वो नेताओं के लिए जान लेने और देने से कतई नहीं झिझकते थे। 90 के दशक की शुरुआत से पहले क्षेत्रीय पार्टियों के आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं ने अपराधियों को सत्ता में भागीदार बना दिया था। जो क्रिमिनल इनकाउंटर से बचने और अपने दूसरे फायदों को अंजाम देने के लिए सत्ताधारी नेताओं की परिक्रमा करते थकते नहीं थे, वह खुद जनता के मुख्तार बनने लगे थे। अपराधी के राजनीतिकरण वाले उस दौर में सबसे चर्चित नामों की लिस्ट में शुमार था मुख्तार अंसारी। दोस्तों, पूर्वांचल की राजनीति में धाक बनाए माफियागिरी के दो बड़े चैप्टर बीते एक साल में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ अब उन इलाकों की राजनीति से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के आतंक का भी खात्मा हो चुका है। प्रयागराज के डॉन ब्रदर्स के बाद अब गाजीपुर के मुख्तार का दी एंड हो चुका है। मतलब यह है कि माफिया से राजनेता बने इन दोनों चेहरों का दखल भी पूर्वांचल के सियासत से खत्म हो गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मोहरे आते हैं, इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद उनकी जगह दूसरे मोहरे ले लेते हैं। लेकिन इन सफ़ेद पोश नेताओं के सहारे सत्ता की मंजिल पर पहुंचने वाली पार्टियों और नेताओं को आज कहीं न कहीं एक सदमा लगा है, दुख हो रहा है, गम हो रहा है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मुख्तार से हमदर्दी जताकर तुष्टीकरण की सियासत शुरू हो गई है। स्लो पॉइजन वाली थ्योरी, 20% वाली मजबूरी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में 40% के करीब सांसद आपराधिक छवि वाले हैं। इनमें से 25% पर हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। विश्लेषण में कहा गया है कि बीजेपी के 139 सांसद दागी हैं, कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए के 43, तृणमूल कांग्रेस के 14 सांसद दागी हैं। दोस्तों, एडीआर की माने तो लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सांसद की संपत्ति का औसत मूल्य 38.33 करोड़ रुपए है और 53 सांसद तो अरबपति भी हैं। जाहिर सी बात है, सियासत एक नया करवट ले रही है। कहीं ना कहीं सियासी दल ये शपथ तो लेते हैं कि आपराधिक और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को वो प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, लेकिन होता ये नहीं है। राजनीति में अपराधियों का बोलबाला है और हमें लगता है कि सिर्फ मुख्तार अंसारी के खात्मे के बाद यह समाप्त होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर चूँकि लोकसभा चुनाव का वक्त भी है, ऐसे समय में मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर जारी है। जैसा कि मैंने बोला था, 20% वाली मजबूरी यानी अल्पसंख्यकों को रिझाने की कहीं कवायद के तौर पर ये सहनशीलता या ये कहा जा सकता है कि जो एक श्रद्धांजलि देने की बात सियासी दलों की ओर से आ रही है, वो तो नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं ये रिपोर्ट, देख लेते हैं ये रिपोर्ट। उसे जेल में रहते हुए 19 साल हो गए थे और बांदा का मेडिकल कॉलेज उसे बार बार अपने पास बुला रहा था। दरअसल ये उसकी मौत का बुलावा था, जो 36 घंटों के दरमियान उसे 2 बार यहाँ लाया गया। सोमवार को तबीयत बिगड़ी तो उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया। इसके बाद तबीयत सामान्य होते ही उसे वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन गुरुवार को दूसरी और आखिरी बार उसने अस्पताल में दस्तक दी। इस बार उसे दिल का दौरा पड़ा था और कुछ ही देर में गुनाहों का बेताज बादशाह अपनी सांसें गिन रहा था। तभी खबर आई कि एक था मुख्तार। वो तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। दामन पर चस्पा 59 मुकदमे की संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर, पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो,
2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के बीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल। उनकी पूरी घटना पे जांच बैठ गई है। उनके बॉडी का आज पोस्टमार्टम हो रहा है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं जाना है। मुझे लगता है कि या तो अभी तक आ गया हो या थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। ये एक दुर्घटना हुई है, उसकी पूरी जांच होगी। 3 दिनों से बीमार चल रहे मुख्तार अंसारी की मौत के करीब 1.5 घंटे बाद यानी करीब 10:30 बजे खबर सार्वजनिक कर दी गई और इसी के साथ यूपी के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। बांदा से पूरन राय, प्राइम टीवी। कुछ कहता है आरोप लगाना आसान है, तो मैं भी सीधे सीधे किसी आरोप को तब तक नहीं मानता जब तक उसकी कोई बुनियाद न हो। मुख्तार अंसारी यह बात एक बहुत लंबे समय से कह रहे थे और मौजूदा सरकार के संबंध में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्होंने माफियाओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है। एक उनके खुद के माफिया हैं, एक उनके अपोजिट माफिया हैं। कुछ लोगों को खुला प्रश्रय है और कुछ लोगों के खिलाफ सरकार जा रही है। मुख्तार दूसरे विंग में थे जिनके खिलाफ सरकार आउट ऑफ द वे जा रही है। ऐसे में वो लगातार अपने प्राणों का भय दिखा रहे थे और मुझे लगता है 1.5-2 साल से लगातार कह रहे थे इस बात को। और स्लो पॉइजनिंग उन्होंने बहुत ही सोच के कहा था, धीरे धीरे असर होता है। तो जाहिर सी बात है, सुना आपने। सवाल पहला तो ये है कि राजनीति में अपराधियों को संरक्षण क्यों दिया जाता है, लेकिन दूसरा सवाल इससे भी बड़ा है, वो ये है कि आखिर जेल अपराधियों के लिए सुरक्षित क्यों नहीं है। आपको याद होगा कि एक समिति बनाई गई थी जेल में सुधार को लेकर के। उसने एक रिपोर्ट दी थी। 2017 से 2021 के बीच जेलों में करीब 817 अप्राकृतिक मौत हुई, जिनमें से सबसे अधिक मौत की वजह आत्महत्या थी। इस दौरान 660 लोगों ने खुदकुशी कर ली, 41 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि 46 लोगों की आकस्मिक मौत हुई थी। तो यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। जाहिर सी बात है, इन दोनों सवालों पर हम चर्चा करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ, क्योंकि निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर यह अपराधी राजनीति में कैसे आते हैं और इतने बड़े बादशाह कैसे बन जाते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या जेलों में कोई सुरक्षित रह भी पाएगा। दोनों सवाल अपने आप में एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ गया है, हम उनसे इस पर चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है आशीष तिवारी जी, रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे और वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस के नुमाइंदे के रूप में हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक आशीष कुमार जी का हम स्वागत करेंगे, जो चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। सबसे पहले अमिताभ जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताएं सर। सबसे पहला तो सवाल यही है कि आखिर जेल में इस तरह के मौत या हत्याओं का सिलसिला कब रुकेगा और कहाँ कमियां रह जा रही हैं? देखिए, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इधर जो हत्याएं हो रही हैं और पूर्व में भी जो हुई थी, तो उनमें निश्चित रूप से जो राजनीतिक कारण है वह एक प्रमुख भूमिका निभाती है। और पिछले कुछ दिनों में तो निश्चित रूप से राजनीति ही इन हत्याओं का मुख्य कारण रही है जी। और चाहे आप मुन्ना बजरंगी का कांड देख लें या कुछ दिन पहले जो आपको बांदा में घटना घटी जहां 2 लोगों की हत्या हो गई, इस तरह से। और मैं समझता हूं कि आप अतीक की हत्या को भी जेल की हत्या से बहुत अलग नहीं मान सकते, वो कहीं न कहीं पुलिस हिरासत ही थी। तो ऐसी तमाम हत्याएं अपने आप में एक आइसोलेटेड घटना किसी तरह से नहीं मानी जाएगी। यह सब की कराई घटनाओं के रूप में दिखती हैं, जिनको मैं समझता हूँ। पप्पू यादव जी ने एक शब्द शायद प्रयोग किया था, मैं उसको राज्य पोषित कहता हूँ। उन्होंने एक बड़ा ही सांगठनिक शब्द का प्रयोग किया था, सांगठनिक हत्या कहा था उन्होंने जी। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने कहा कि विवादित बयान दिया, गलत किया। मुझे लगता है सांगठनिक हत्या शब्द इसके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे तो जेल में मौजूदा सरकार के समय ही 7 माह रहने का सौभाग्य मिला लखनऊ जेल में जी।
एक आम कैदी के लिए वो तो एक एक चीज के लिए तरस जाता है। मुझे याद है कलम तक के लिए, कागज तक के लिए मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता था, तरसता था। कभी सुई तो दिया नहीं गया मुझे कभी कि सुई से कुछ मैं कर बैठूंगा। ऐसे में वहाँ हथियार पहुंच रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और अलग अलग किस्म के, जैसे कि इन्होंने स्लो पॉइजनिंग की बात कही, वो स्लो पॉइजनिंग से हत्या की संभावना। तो ये सारी की सारी उच्च स्तर से सुनियोजित हत्याओं के रूप में इनका ताना बाना दिखता है। जैसा आपको याद हो, काफी बहुचर्चित जो हत्या थी डॉक्टर सचान की, लखनऊ जेल में, जो आज तक एक रहस्य है, उनकी पत्नी लगातार दरवाजे खटखटा रही है और उसमें कुछ जांच होती है फिर रुक जाती है, वो भी राजनीतिक हत्या मानी गई थी। मेरा यह मानना है कि जो इस प्रकार की हत्याएं हैं, मुख्य रूप से ये राजनीतिक हत्याएं हैं, सुनियोजित हत्याएं हैं और राज्य पोषित हुआ करती हैं। अमिताभ जी, एक सवाल मेरे जहन में निश्चित तौर पर आ रहा है इस मौके पर कि हर इस तरह के वारदात या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके बाद एक जांच का आदेश दे दिया जाता है। एक लगता है कि जैसे ये परंपरागत एक प्रक्रिया बन चुकी है, उस जांच रिपोर्ट को आज तक हम देख नहीं पाए। तमाम ऐसी हत्याएं हैं, अतीक अहमद से लेकर के तमाम लोगों की जो हत्याएं हुई हैं या जेल में मौत हुई है, वो जांच रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं आ पाता है जनता के सामने? देखा जाए, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि वह जांच रिपोर्ट भी कुछ तो होती है जो कि जिसको हम स्टैट्यूटरी कहेंगे, मैंडेटरी कहेंगे। जैसे आज मैंने सुना कई जगह भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे कि अब तो हमने जांच आयोग भी बना दिया और जांच रिपोर्ट, अब तो जांच के लिए वेट करें, अब फिर क्यों शोर शराबा। तो जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है वह अलग है और जो जांच कमीशन बना करती है, कमीशन इंक्वायरी एक्ट में, वह अलग होती है। तो ये तो स्टैट्यूटरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि किसी की जेल में मौत होगी तो मजिस्ट्रियल जांच होगी। इन्होंने सीजेएम को आदेशित कर दिया है, वो रूटीन एक कंपल्सरी आइटम है जी। जांच तो उसकी रिपोर्टें भी कई बार, मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा। मौजूदा सरकार से जुड़ा मामला है सुल्तानपुर जेल का, मेरे पास रिपोर्ट है। एसीजेएम ने जांच में कहा कि 2 लोगों की हत्या हुई, दलित 2 सुल्तानपुर के। बेहद कष्ट का, अफसोस का विषय है कि उसमें मैं 2 महीने से पीछा कर रहा हूं मामले का, अब तक उसमें एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से जो आपने बात कही कि जांच की रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, जांच रिपोर्टें दबा दी जाती हैं, वो सार्वजनिक नहीं की जाती या उनको खाना पूर्ति मोटी धनराशि दे दी जाती है। इतनी बड़ी धनराशियां दी जाती हैं इनके मेंबरान को, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ निष्पक्षता से कोई कार्रवाई करते हैं और वो केवल सफेद हाथी की तरह अपना पेंशन धनराशि की तरफ उसको मान करके, पिकनिक मान करके पूरे मामले को रफा दफा कर देते हैं। इस मामले में जिस तरह से आरोप लग रहा है, मुख्तार अंसारी के परिवारजन कह रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। उनके बेटे का भी हमने बयान सुना कि वो 2 दिन पहले जेल में उनसे मिलने गए थे, उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो कहीं इसमें भी कोई आशंका या कोई सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जैसे कि कहते हैं कि झोल ही झोल है, झोल शब्द जो आता है इस मामले में तो झोल ही झोल दिख रहा है। मुख्तार अंसारी एक माफिया थे, पुलिस रिकॉर्ड में माफिया थे, जनश्रुति में, क्या वो स्वीकार्यता में माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, इससे कोई इनकार नहीं। जी, 155 से ज्यादा मुकदमे थे इन पर। हाँ, लेकिन इस देश में मैं और आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी व्यक्ति कानून का शासन, कहते हैं कानून का राज्य सबसे बड़ा है। कभी कभी योगी जी की इस बात सुनता हूँ, कहते हैं कि उनका स्टेटमेंट मैंने देखा, राम राज्य वह राज्य है जिसमें हर व्यक्ति के साथ समान भाव से कार्रवाई हो। अब मैं कैसे समान भाव मानूं? आपके राज्य में 2 आदमी को ऊपर भेज दिया गया और एक व्यक्ति जो 32 वर्षों से अंदर थे उनको वो बाहर आ गए। अभी मैं एक व्हाट्सएप मैसेज देख रहा था, तमाम लोगों को आ रहे होंगे, वो बहुत उचित नहीं है कहना, लेकिन उसमें दिखाया गया कि कैसे करीब 15-17 माफिया हैं जिनमें जो एक प्रकृति के हैं और सब के सब बाहर हैं, सत्ता समर्थित है, भाजपा से बहुत नजदीकी संबंध और मधुर संबंध वाले हैं, पूरी तरह आजाद हैं, पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप मुख्तार को देखिए, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनका पूरा परिवार चीख रहा था, रोज दबिश। भाई आप दबिश दीजिए, लेकिन आप एक आंख बंद करके न चलिए। आप माफिया नहीं हैं, आप सरकार हैं जी। और इन्होंने, योगी जी ने, दुर्भाग्य का विषय है, खुद सरकार को माफिया बना दिया है और अपने साथ ऐसे ऐसे अफसर रखे हैं जिनके बारे में अंदर से हर आदमी कह रहा है कि देखो माफिया जा रहा है।
अगर आईपीएस अफसरों को अब माफिया के रूप में देखा जाने लगा या महसूस किया जाने लगा, वो आज वह स्थिति आ गई कि कई लोग, आप भी नाम जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कहना उचित नहीं, साक्ष्य और सबूत नहीं रहते हैं। यानी ये माना जाए कि पुलिस इकबाल पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ प्रश्न नहीं, इकबाल तो है, इकबाल यह हो रहा है कि लूट खसोट उसका इकबाल है। इकबाल इस बात का कि अगर तुम शासन का विरोध करोगे, मार डाले जाओगे, हत्या हो जाएगी, इसका इकबाल तो है। इकबाल में कमी नहीं है, शासन बहुत कड़ा है, इसमें शक नहीं है, शासन बहुत कड़ा है, लेकिन कड़ा उनके लिए है जो कि या तो सही के लिए है या उसके विपक्षी है। जैसे मेरे जैसे आदमी के लिए शासन बहुत कड़ा है, मुझ पर मुकदमा बाद में दर्ज हुआ, उठा के पहले ले गए। दूसरी तरफ जो सत्ता पोषित लोग हैं, उनके लिए शासन बड़ा ही स्नेहसिक्त है, लचीला है, सुनहरा है और प्यारा है। ठीक है, फराज किदवई जी, भाई आपकी ओर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपने तो कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं। ये तो कहा ही जाएगा कि मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़े माफिया डॉन थे, गैंगस्टर थे, लेकिन मौत पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि हार्ट अटैक हुआ और उससे मौत हो गई। संजय जी देखिए, मुझे नहीं पता कि मुझसे पहले कौन साहब बोल रहे थे। ये अमिताभ ठाकुर जी थे, पूर्व आईपीएस थे। हाँ जी जी जी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही देखिए गंभीर बात बोली जी, और बहुत ही आप समझिए कि पते की बात बोली है। उन्होंने बोला कि आप सरकार के लिए बोला है कि आप माफिया नहीं हैं, आप सरकार हैं। देखिए संजय जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एक दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया और उस संविधान के हिसाब से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक इंस्टीट्यूशन की, हर एक नागरिक की और सबकी डिफाइन की गई है। अब उसमें क्या है कि रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट्स की हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की हैं, सरकार की हैं, एक नागरिक होने के नाते मेरी है, ऑपोजिशन लीडर होने के नाते मेरी है, सरकार की है, और मीडिया की भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आप लोग आ जाते हैं जी। अब प्रॉब्लम क्या होती है संजय, मैं जाहिर सी बात है मुख्तार अंसारी कन्विक्टेड थे तो उन्होंने कुछ गलत काम किए होंगे जिसकी वजह से उनको सजा मिली, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जनार्दन रेड्डी का आपने नाम सुना होगा। कर्नाटका में जनार्दन रेड्डी को माइनिंग माफिया कहा जाता था और जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप किसने लगाए? सरकार ने लगाए, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने लगाए, और उनके ऊपर 41 केसेस जिसमें 9 केसेस सीबीआई के भी चल रहे थे। तो जनार्दन रेड्डी जो है वो क्रिमिनल है कि नहीं है? जनार्दन रेड्डी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? और अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको बुला करके अपने पास लोकसभा का टिकट क्यों दे देती है? ये वही जनार्दन रेड्डी हैं संजय जी जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप बेल्लारी के आसपास नहीं दिखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सिलेक्टिव अप्रोच की, कि अगर मान लीजिए कोई भी हो, आप अपराधी में भी आज की तारीख में जो सरकार है वो अपराधी में भी ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश करती है कि ये अपराधी मेरा और ये अपराधी तुम्हारा। दूसरी बात, पुलिस के इकबाल की आपने अभी बात कही संजय जी, बहुत अच्छी बात आपने वो भी कही। पुलिस का इकबाल आज की तारीख में इतना है कि संजय महेश्वरी को लखनऊ कोर्ट परिसर में उसकी हत्या हो जाती है, कोर्ट परिसर में, इसमें 2 पुलिस वाले भी घायल होते हैं और एक छोटी सी बच्ची भी घायल हो जाती है। ये है पुलिस का इकबाल। अतीक और अशरफ क्या थे ये दुनिया को पता है, लेकिन पुलिस कस्टडी में 3 लड़के आकर के उसकी हत्या इसलिए कर देते हैं कि उसको बहुत बड़ा माफिया डॉन बनना था। तो ये पुलिस का इकबाल आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है। आज की तारीख में संजय जी उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? अमृतकाल के इस अपराध युक्त उत्तर प्रदेश में कानपुर के गांव में पहले 2 बच्चियों का बलात्कार होता है, उसके बाद में वही 2 बच्चियां पेड़ से फांसी से लटक जाती हैं, उनका पिता बेचारा दर की ठोकरें खाता है और उसके बाद में फिर वो आत्महत्या कर लेता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में प्रतिदिन 10 रेप हो रहे हैं संजय जी, और पिछले 5 सालों में अगर सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं हुई है तो अपराध युक्त उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसमें टॉप 3 स्टेट्स में हमारा उत्तर प्रदेश अपना नाम जो है वो दर्ज कराता है। अब आ जाइए आप डाउरी डेथ्स में। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि डाउरी डेथ्स में उत्तर प्रदेश में जो कुल डाउरी डेथ्स होती हैं उसमें आधी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाती हैं। रेप केसेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है और हर दिन 10 रेप उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का आंकड़ा है कि 2022 में
हर छठे दिन एक सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या हुई है, हर दिन 40 महिलाओं का अपहरण हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि वो कुछ माफिया के लिए, अतीक के लिए, कि उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज की तारीख में मिट्टी में मिल गई है, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है फराज साहब। वैभव जी, आपकी राय भी जानना चाहूँगा। भाई, मुख्तार अंसारी बाहुबली था, मुख्तार की टीम पर 155 मुकदमे दर्ज थे, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, वसूली। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सुकून की बात है कि ऐसे माफियाओं का अंत होना चाहिए। सवाल फिर भी खड़े हो रहे हैं। वैभव जी, आवाज आ रही है? चलिए, वैभव जी से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है आशीष जी, सवाल कई खड़े हुए, चाहे वो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बात की जाए या फराज किदवई की। सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना साहब, एक के बाद एक। मुन्ना बजरंगी, बागपत जेल में हत्या, मुनीर अंशु दीक्षित बीमारी की वजह से मौत, राजेश टोटा, ये सब नामी अपराधी 2015 में मथुरा जेल में गैंगवार में मारा गया। मुनीर पर एनआईए अफसर तंजील अहमद के हत्या का आरोप था। जाहिर सी बात है मुख्तार के करीबी 14 मई 2021 मेराज, मुकीन काला, अंशु दीक्षित के चित्रकूट जेल में गैंगवार में मौत। 15 अप्रैल 2023 डॉक्टर अतीक अहमद अशरफ की हत्या प्रयागराज मेडिकल जांच के वक्त जाते समय। अतीक और मुख्तार ये दो ऐसे अपराधी थे जो पंजाब के जेल में थे। आपकी सरकार उनको यहाँ लाई थी सुनवाई के लिए, लेकिन अंत तो मौत के रूप में हुई या हत्या के रूप में। सवाल खड़े हो रहे हैं आशीष आपके ऊपर। देखिए संजय जी, जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है तो फराज भाई भी जानते हैं और हमारे अभी आईपीएस साहब थे, वो हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सुन रहे हो तो बहुत अच्छा है जी। वो भी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी कोई बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, ठीक है, एक अपराधी थे और उनके ऊपर 5 दर्जन से ज़्यादा नशंस जो अपराध हैं। आशीष कुमार जी आपके पास आते हैं। अभी आशीष तिवारी नेता बीजेपी से सवाल है। वो उनके ऊपर आरोप लगे और कन्विक्टेड भी थे वो, ठीक है। 2005 का वो दिन अगर आपको याद हो जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और 400 से ज़्यादा राउंड बुलेट चलाई गई थी और पूरा गाजीपुर, पूरा पूर्वांचल जो है वो धुआं धुआं हो गया था, आपको याद होगा वो शायद दिन जी। और ऐसे जाने कितनी घटनाएं हुई। आज उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु होने पर ये जो रुदाली बनी हुई हैं सारी पार्टियां, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। और सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ से लेकर बिहार और बिहार से लेकर हैदराबाद तक मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो रिपोर्ट आई है कि मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है। और उसको मैं यहां पर आश्चर्यचकित हूं कि आपसे लेकर आईपीएस से लेकर फराज किदवई से लेकर बार बार हत्या जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब फराज किदवई ज्यादा बड़े डॉक्टर हैं, आईपीएस हमारे अमिताभ ठाकुर जी वो ज्यादा बड़े डॉक्टर हैं और जो अन्य पार्टियां हैं वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। जब वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये रिपोर्ट में आया कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, हार्ट अटैक से मृत्यु और हत्या, इन दोनों में क्या अंतर नहीं है? इन दोनों में अंतर है। तो पहले तो मैं यहां पर इस डिबेट के माध्यम से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा बड़े भाई कि ये जो मृत्यु हुई है इसको बार बार हत्या कहकर आप अपमानित मत करें। नहीं, इसको हम लोग मौत ही बोल रहे हैं। नहीं, हत्या बोला गया, मैंने नोट करा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं शुरू से इस बात को ध्यान दे रहा हूं। विपक्षी दल तो आप आरोप नहीं, मैं ध्यान दे रहा हूं। देखिए, मैं ध्यान दे रहा हूं और मैं बिल्कुल 100% इस मौत को जो हार्ट अटैक से हुई है उसको बार बार हत्या कहने का दुस्साहस करा जा रहा है। हत्या वो थी जो कृष्णानंद राय की हुई थी, हत्या ये नहीं है। ये रिपोर्ट आ चुकी है, डॉक्टरों के द्वारा रिपोर्ट आ गई है कि ये एक कार्डिक अटैक था, हार्ट अटैक से ये हुआ है। और मुख्तार अंसारी
आज पहली बार इनके साथ नहीं, ये काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, ये बात आपको पता होगा। अभी ये वाकया तो 36 घंटे पहले का है। एक सवाल मैं जरूर नहीं चाहूंगा, यहाँ पर एक सवाल का जवाब दे दो। उनके परिवारजनों का आरोप है कि 2 दिन पहले उनके बेटे गए थे उनसे मिलने, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मानवता के नाते एक मुलाकात तो करा ही दिया जा सकता। हालांकि मुख्तार अंसारी कोई देवदूत नहीं थे या बहुत बड़े समाज सेवी नहीं थे। आप एक चीज बताइए, मुलाकात क्या भारतीय जनता पार्टी लेटर हेड पे लिख के देगी कि न्यायालय से होगी? ये बता दीजिए आप पहले। नहीं, सत्ता आपकी है, सरकार नहीं, सत्ता हमारी है, लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया है ना। न्यायालय से आप वहां पर आदेश लेंगे, आप लिखित में वहां पर एप्लीकेशन देते हैं, वहां से आपको मिलता है कि हाँ ठीक आप मिल सकते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों खींचने में लगे भाई? ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। और मैं आपको बता दूं, उनके बेटे जो हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने वो अपनी एप्लीकेशन भी दी हुई थी। ऐसा नहीं है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या लेना देना भाई भारतीय जनता पार्टी का? इसमें ये मुझे सबसे बुरा यही लगता है कि मौत पर भी सियासत हो रही है। मुझे शर्म आ रही है। आज किसी के घर का एक व्यक्ति गया, देखिए हम हिंदू सनातन धर्म से, हमारे लिए हर एक आत्मा शुद्ध होती है, और मैं जो भी यहाँ दिवंगत आत्माएं हैं उन सबकी शांति की मैं प्रार्थना भी करता हूं। वो व्यक्ति कैसा है, उसके कर्म कैसे थे, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कोई भी अगर दिवंगत होता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चलिए, ये तो आपका बड़प्पन है। उसके जो कर्म है वो कर्म अलग है, लेकिन मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वहां बिहार में आप देख लीजिए लालू जी के दोनों बेटे, वहां ओवैसी बंधुओं को आप देख लीजिए, यहां पर अखिलेश यादव को देख लीजिए। आप गजब तमाशा बना रखा है। मौत पर भी सियासत कर लेते हो आप लोग इतने गिर गए हो। अरे किसी के घर का दिया बुझाए, मैं वो अलग बात है, वो कैसा व्यक्तित्व था, क्या व्यक्ति था। आज आप उसकी मृत्यु पर भी आप यहां सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हो। शर्म आ रही है मुझे। अरे मौत को तो छोड़ देते आप लोग कम से कम। आप ये जितनी पार्टियां चिल्ला रही हैं, संजय भाई आप ये बताइए, जिस समय कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, इनमें से एक पार्टी का आप मुझे लीडर बता दीजिए, प्रवक्ता बता दीजिए, जिसने उसका विरोध करा हो कि नहीं नहीं भाई ये तो बड़ा गलत हुआ। या उसने जितने भी हत्याकांड भी है, वही मैं कह रहा हूं, या उसने जितनी भी जो भी उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे और जिसमें से वो कन्विक्टेड थे, आप एक जी बता दीजिए ना। ये जो वन साइडेड गेम खेलने का, और सिर्फ मौत को भी सियासत, इसमें भी साला सियासत जो करते हैं ना लोग, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। ठीक है, उन मौत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आशीष, रिपोर्ट पहले चरण में जरा वैभव जी को जोड़ लेते हैं, फिर आपसे भी आते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कतई नहीं खड़ा हो रहा है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का समाज में बने रहना समाज के हित में है। सवाल ये खड़ा होता है कि रूल ऑफ लॉ के तहत अगर सबको सुरक्षा मिले, और जेल तो ये माना जाता है कि वहाँ लोगों को सुधार गृह के रूप में भेजा जाता है, अगर वहाँ उसकी मौत हो जाती है तो सवाल खड़े होते हैं। हार्ट अटैक से हुई है ना, जाहिर सी बात है। डाइवर्ट कर रहे हैं उस चीज को। नहीं सुनिए, नहीं आप उसको हत्या घोषित करने की बात कर रहे हैं। हत्या नहीं, सुरक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं। क्या मेरा ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार ने भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। वैभव जी भाई, आपत्ति कहाँ हो रही है आप लोगों को? वैभव जी आवाज मिल रही है? वैभव जी से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आशीष कुमार जी के पास चलूंगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशीष जी, अचानक मुख्तार की मौत को लेकर के तमाम तरह के विपक्षी दल जो सवाल खड़े कर रहे हैं या जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे आप किस रूप में देखेंगे? का काम है कि वह सत्ता पक्ष को जो है वो सवालों की घेरे में लेकर के आए। ये लिमिटेड गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल साइंस का सीधा सा जो फंडा है कि सरकार पर प्रश्न होंगे, लेकिन सरकार को उसका सफाई से बयान देना चाहिए, अपनी जो है पारदर्शिता को सामने रखना चाहिए। उसका काम जो है उलट करके आरोप लगाना नहीं होना चाहिए। ये आरोप लगाने का आपका काम कब से, जब आप विपक्ष में थे। आप विपक्ष में रहिए तब भी आरोप लगाइए, सत्ता पक्ष में रहिए तब भी आरोप लगाइए, इसका मतलब कि संविधान है ये नहीं। और सिर्फ चरित्र हनन करके अगर आप अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो ये पूरी तरह से जो फासिज्म बोला जाता है, जिसको हिंदी में फासीवाद बोला जाता है, ये उसका उदाहरण है।
मुख्तार अंसारी अगर अपने अपने अकेला केस होता तो ये बात उतनी गंभीर नहीं होती, लेकिन मुख्तार अंसारी के पहले और भी तमाम जो अतीक अहमद वगैरह रहे हैं, और खास बात पैटर्न इसमें समझने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह जी के हम सभी लोग बहुत कायल हैं कि वो क्रोनोलॉजी बहुत अच्छा समझते और समझाते दोनों हैं। तो वो उस क्रोनोलॉजी में समझाते कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, जितने बीजेपी के खिलाफ गए हैं केवल वही क्यों इस तरह की जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मैं हत्या शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये पहले अपने आप में बहुत गलत चीज है। इस तरह से अगर आप देखिए तो जो लखीमपुर खीरी के सांसद हैं, जिनके बेटे को जो है लाइव जो है वीडियोज हैं कि वो जो है नरसंहार कर रहे हैं, उसके ठीक पहले जो है सांसद महोदय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो उकसाते हुए दिखाई देते हैं कि किसानों को हम ठीक कर देंगे। मनोहर लाल खट्टर के जो स्टेटमेंट है, तो आखिरकार ऐसे लोगों को जो कि हत्या के लिए उकसाते हुए दिखाई देते हैं, उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाते हैं, उनके ऊपर ऐसा एक्शन नहीं होता है, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलता है, उनकी इस तरह से मृत्यु नहीं होती है। इसी तरह से अगर आप उठा करके देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको अभी भी जल बहिया किया जा रहा है। तो आप पर्टिकुलर चुन करके जो है मृत्यु देंगे और पर्टिकुलर लोगों की मृत्यु को जो है आप जो है ग्रुप करके बैठे रहेंगे, ये सही नहीं है। सनातन धर्म में निष्पक्षता की बात कही गई है, वो सबके लिए समान होना चाहिए। और हम ब्रह्मास्त्र की बात करता है, सर्वखलु इदं ब्रह्मम की बात करता है। तो ये राजनीतिक जो पैरामीटर स्थापित कर दिए जाते हैं कि आपने शुरू में भी बोला था कि तेरा वाला अपराधी तो बुरा है पर मेरा वाला अपराधी जो है वो बहुत जो है बढ़िया है, ये बहुत गलत परंपरा है। और सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए, गाली गलौज से बचना चाहिए, और वो आरोप नहीं लगाएगा। उसका काम आरोप लगाना नहीं है, उसका काम सफाई देना है। अगर तमाम लोगों को कहीं पर संदेह है तो उस संदेह का स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये बात भी सही है कि मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट को आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने दीजिए, लेकिन वो रिपोर्ट अपने आप में कितने सही होंगे इस पर भी जो है विपक्ष संदेह कर सकता है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमको आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करा दीजिए। भाई मान लीजिए आप, अगर आप इतने ही जो है निष्पक्ष हैं तो आप इस बात को मान लीजिए। हमको भूलना नहीं चाहिए कि पुलवामा की जांच में आज तक कुछ भी नहीं आया। तो सिर्फ जांच करा देने से और जांच हो जाने में दोनों में अंतर होता है, और विपक्ष वही मांग कर रहा है। विपक्ष को जो करना चाहिए इसके लिए पुष्टिकरण शब्द का प्रयोग करना ये बहुत गलत है। ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विपक्ष का काम ही है कि वो प्रश्न उठाएगा। नित्यानंद राय, उनकी भी हत्या का जो है तमाम लोगों ने जो है श्रद्धांजलि दी है, जाकर के उन लोगों ने विरोध किया है। उमेश पाल के हत्याकांड का किसने समर्थन किया है? जिस तरह से आज जो है विपक्ष पे सवाल उठाया जा रहा है, और अगर उमेश पाल हत्याकांड गलत था तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना, सरकार जवाब दे। लेकिन आशीष जी, निश्चित तौर पर सवाल तो यही उठता है ना कि भाई उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के हमने जमकर मजम्मत की। एक अपराधी है अतीक अहमद, आप उसको पंजाब से लाते हो, पेशी के लिए लाते हो, और सरेआम 3 युवक आते हैं और प्रयागराज में उसको गोली मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़े होंगे ना कि पुलिस की भूमिका क्या रही इसमें। सवाल ये तो क्लियर हो गया कि भूमिका क्या रही है। इसमें सवाल जैसे शब्द कहाँ बच रहे हैं? आखिरकार हम मेरा प्रश्न वही हमेशा से रहेगा कि एक तरफा कार्यवाही क्यों हो रही है? राजा भैया पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है? ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्यवाही क्यों नहीं? मैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर की बात कर रहा हूँ। आप जो है लखीमपुर खीरी वाले टेनी जी के ऊपर जो है उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होती? उनको तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाकर क्या बैठा थे, उनकी भी मृत्यु होने दीजिए के अंदर एक बार, तो हम आपकी निष्पक्षता को मान लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने अपने ऊपर ही जो लगे हुए केसेस को वापस ले लिया, जो कि आपराधिक मुकदमे थे। तो ये तो बहुत ही संगीन बात है ना। यही न्याय की प्रक्रिया, यही निष्पक्षता, वहां पर भी आप आने दीजिए। और ये कहना कि सभी लोग मिलकर के हल्ला मचा रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र को मिटा करके राजतंत्र बना देना चाहते हैं? ये जो है मुगले आजम बन जाना चाहते हैं कि विपक्ष को अनारकली बना देना चाहते हैं? ये करना क्या चाह रहे हैं? वैभव जी, आवाज आ रही है आपके पास? वैभव जी, आवाज आ रही है? भाई, सवाल क्यों खड़ा हो रहा है एक बाहुबली, एक माफिया की मौत पर? देखिए, सवाल तो मौत पर खड़ा हो रहा है या जो एक्टिविटी जेल प्रशासन की रही और जो संदेहास्पद स्थितियां उत्पन्न हुई उस पे।
आप इस बात के लिए, अभी मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था जी। भाजपा के जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि माफिया के लिए इतना क्यों कर रहे हैं, हत्या और आत्महत्या, हत्या और हार्ट अटैक से मौत, ये दोनों, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे महोदय। कम से कम इतनी हिटलर शाही अभी भी नहीं है कि आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं क्या बोलूं। ठीक, संदेह है, सिलसिलेवार उठाते हैं। विकास दुबे को देख लीजिए, सत्ता में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ वो कुछ बातें बोलने वाले थे तो उनकी गाड़ी पलट के एक्सयूवी पलटी और टीयूवी बन गई। अतीक अहमद गुजरात के कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कुछ बोलने वाले थे, उन्होंने कहा था एक चिट्ठी है, वो चिट्ठी का पता नहीं चला और उनकी हत्या हो गई। माफियाओं का वर्गीकरण आपने किया। एक माफिया तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का, वो बेचारा ये घूम के, जो उनका एमएलसी प्रत्याशी था भाजपा का, वो घूम घूम कह रहा है कि भाजपा के लोग ही हमारे खिलाफ हैं और एक माफिया के साथ हैं। कृष्णानंद राय जी की बात कर रहे थे भाजपा के साथी। भाई 35 साल पहले एक नृशंस हत्या मौजूदा चंदौली में एक गांव है जिसमें 22 लोगों की चारा मशीन के गणासे से काट काट के हत्या की गई थी, जिसको बीबीसी लंदन ने प्रसारित किया था कि वर्ल्ड की सबसे नृशंस हत्या है। उसमें वो बरी हो जाते हैं, कृपा आपकी है क्योंकि वो आपके पक्ष वाले हैं। तो जो आपके खिलाफ है, वो चाहे माफिया हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे विपक्ष का कोई मंत्री मुख्यमंत्री हो, उसके खिलाफ आप अचानक से ऐसे आक्रामक हो जाते हैं। बाकी लोग, वही आदमी अगर चंदा दे दे आपको तो आप दूध का धुला हो जाएगा। आजम खान ने अगर कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिए होते खरीद के, तो स्थिति ये हो जाती कि भाजपा के लोग, यही अमित शाह और योगी मोदी कहते कि उनसे बड़ा तो धर्मात्मा ही नहीं है। पुलिस के इकबाल पे सवाल है। एक तरफ कोर्ट में गोली मार दी जाती है, जेल में गोली मार दी जाती है, पुलिस अभिरक्षा में गोली मार दी जाती है। आखिर ये रामराज्य कैसा है भैया? और अभी मैं सुन रहा था पूर्व आईपीएस अमिताभ जी को जी, बल्कि इन्होंने मेरे मामले में इन्होंने एक बयान भी जारी किया था। बनारस के एक एसीपी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी अभी खाल खिंचवा लूंगा। जब मैं धन्यवाद करूंगा अमिताभ जी का, जब इन्होंने बयान जारी किया और हमारे कांग्रेस के साथी जब जाके ज्वाइंट सीपी से मिले तो उन्होंने माफी मांगी। सवाल ये है कि इनके खिलाफ जो व्यक्ति इनकी गलत नीतियों के खिलाफ मुखर होगा, उसको ये गलत बोलेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो राम राज्य की परिकल्पना ये है कि सभी के लिए न्याय, और अगर वो माफिया और अपराधी थे, हैं, सजायाफ्ता थे, बावजूद इसके उनके कुछ मानवाधिकार थे, और जेल में हर कोई मरता है संदेहास्पद स्थिति में, पुलिस अभिरक्षा में गोली मारी जाती है, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन, ठीक है, सरकार पे। आशीष से जवाब ले लेते हैं। नहीं जवाब देते। देखिए संजय भैया, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब के पास में जाता हूँ जी, और उन्होंने जो बातें बताई उनका मैं जवाब जरूर देना चाहूँगा। इन्होंने लखीमपुर की घटना का जो जिक्र करा, तो मैं इनको ये बता दूं कि उस मामले में जो दोषी है वो आज तक जेल में है, उसकी जमानत नहीं हुई है। अरे उसको रेड कारपेट दिया था आपने। अब ये बताइए, अब ये बोलेंगे, अब मैं जवाब ले लेते हैं, मैंने सुना। अभी देखो आप उकसाओ नहीं। संजय जी जरा मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि 45 मिनट बाद मुझे समय मिला था और आपने तुरंत आप ही के आरोपों का जरा जवाब आशीष से ले लेते, फिर आप नोट कर लीजिएगा। अभी आपके पास चले जाएंगे और आशीष कुमार जी के पास भी चले जाएंगे। और मैं विनती करूंगा कि पूरी बात सुनिएगा, बीच में ना बोलिएगा, नहीं तो डिबेट खराब हो जाती है। हाँ नहीं, सही बात है, एक एक करके। तो मैंने सुना, सबको सुना, विश्लेषक साहब को भी सुना, आपको भी सुना, तो आप जवाब दे लेने दीजिए। नहीं जवाब देने का मन है तो बता दीजिएगा, ठीक? नहीं भाई, जवाब आप। मैं आपको बताऊं, लखीमपुर खीरी की घटना की इन्होंने बात करी। अजय मिश्रा टेनी का जो बेटा है, जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने वो गाड़ी चलाई, उस मामले में आज तक उसको जमानत नहीं मिली है, वो जेल में है। ठीक है।
ऐसा नहीं है कि हम सत्ता में हैं तो हमने उसका दुरुपयोग कर लिया और हमने उसको निकाल लिया या कुछ है। चूंकि सत्ता बात दूसरी है और ये विपक्षियों को समझना पड़ेगा कि न्यायालय एक दूसरी चीज है, वो उसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इन लोगों के दिमाग में क्या है कि जो सत्ता में है वही न्यायालय चला रहा है। और उसी से संबंधित बात करी, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करी। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर पे आप बताइए कि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्षता से हटा दिया गया, ये हमारे बस में था। और उनके ऊपर जो केस है वो न्यायालय के ऊपर, उनको जो सजा होनी होगी, जो होना होगा वो न्यायालय तय करेगा। हम जो तय कर सकते थे हमने तय कर लिया। और आज तक मैं बता दूं कि अभी टिकट में भी उनके डामाडोल चल रहा है मामला। ठीक, हम जो कर सकते हैं हमने करा, जो एज ए रूलिंग पार्टी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। जी आते हैं हाँ। ठीक, लेकिन हम वो नहीं, हम न्यायालय के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये कांग्रेस की सरकारों में होता होगा तो इनको ये लग रहा है कि ऐसा चलता है। क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि अंदर से वो जानते हैं कि अंदर से क्या होता है, उनका स्टेटमेंट है ये, तो उनको पता होगा कि भाई हमको नहीं पता है, सीधी सी बात। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, राजू पाल का हत्याकांड हुआ था, वो सरकार किसकी थी साहब? किसकी सरकार थी वो? समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो, ठीक है ना। आप ये बताइए ना, अभी उमेश पाल की हत्या हुई, उसके ऊपर पे सरकार ने कितनी अविलंब कार्रवाई करने का काम करा। आप ये बता दीजिए, आप लोग अपराधियों का पालन पोषण क्यों करते हैं भाई? आप क्यों पालते पोषते हैं अपराधियों को? हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये बुरा लगे भरा लगे, कोई भी हो, चाहे विकास दुबे की आप बात कर रहे हैं, विकास दुबे ने 14 पुलिस वालों की हत्या करी थी, और जिनमें से कुछ की शादी हुई थी 2 दिन पहले और कुछ की शादी होने वाली थी 2 दिन बाद। आप अपराधियों का महिमा मंडन जो करते हैं ना, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और फिर मैं बताऊं कि आपको अगर कोई भी शक आपको बिल्कुल सही आशीष जी ने अभी कहा कि वो जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी इनको शक है कि वो रिपोर्ट सही आएगी भी कि नहीं आएगी। तो अब आप ये बताइए कि इन लोगों के शक को कहां तक कौन दूर करेगा, पहली बात। और मुझे बुरा अब इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो लोग सेना के शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह कर ले कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके प्रमाण दो, तो ऐसे जो विपक्षी लोग हैं इनसे यही मैं मान सकता हूं कि वो यही सब करेंगे, प्रमाण ही मांगेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि न्याय हिरासत में हत्या नहीं हुई है, न्याय हिरासत में हत्या नहीं हुई है, ये एक हार्ट अटैक है। रिपोर्ट इसकी आ गई, ये हार्ट अटैक है। इसके ऊपर आपको और अगर कोई जांच में ठालनी तो अहमद के मामले में अतीक अहमद के मामले में आप ये बता दीजिए कि इस तरीके की घटना क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई, उससे पहले नहीं हुई है? और जो सरकारें रही है, नाम लिए हैं। अरे मैं वही बता रहा हूं ना आपको, ये ऐसा नहीं हुआ है। ये किसी की सरकार रही हो, इस तरीके से जो चूक हो जाती है वो चूक हो सकती है। मैं उस चूक के ऊपर ना, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे समाजवादी की, मैं उस चूक के ऊपर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता हूं और ना मैं उठाऊंगा। चूंकि पुलिस अपना काम करती है, पुलिस जिसकी वजह से हम त्योहार सही से अपने घर में मना लेते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, कर्फ्यू लगा हो, देश दुनिया का कुछ भी दिक्कत चल रही हो, वो हमारी सुरक्षा करती उस पुलिस के ऊपर अगर हम क्वेश्चन उठाएं तो ये भी बड़ी गलत बात है। संजय जी, ठीक है, लंबी चौड़ी रामायण हो गई। हाँ वैभव जी, जवाब। सवाल ये है कि ये जो बात कह रहे हैं कि अविलंब, सेंगर ने रेप किया, 2.5 साल बाद FIR हुई हुजूर, अविलंब था शायद आपके डिक्शनरी जो FIR हुई वो FIR सुन लीजिए, तथ्यों पे होती है। पहले चुप रहिए, नहीं आप चुप रहिए, समझे? एक दूसरे को चुप ना कराएं, अपनी बात रखें। रिपोर्ट तथ्यों पे होती है, ठीक है ना? संजय जी, ये सुनिए, ये अंधा राज नहीं चल रहा है, एक एक करके ये अंधा राज नहीं चल रहा है, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, ठीक है ना? आशीष ठीक है, अपराधियों को संरक्षण तुम देते हो, तुम्हारी सरकार देती आई अपराधियों को संरक्षण टिकट देकर उनको सांसद और विधायक बनाती आई है। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, डिबेट की मर्यादा को कायम रखते हुए एक एक करके बात रखें।
पहले आप चुप रहिए, मेरी ठीक है। बात चल रही थी पहले। चलिए आप लोग दोनों शांत रहिए, कुछ पहले आप आशीष चुप कुमार जी रहिए। बोलना चाहते हैं। मैं ठीक बोल है, रहा था पहले। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, अपनी बातें रखिए जनता के सामने। हाँ, आशीष कुमार जी कुछ बोल रहे थे। संजय जी मैं एक अगर बात पहले उसको चुप करा के वैभव जी ठीक है, 2 मिनट के लिए धैर्य रखिए। पहले राजनीतिक विश्लेषक आशीष जी की बात सुन ले। पहले मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस पे आरोप लगाया है इस बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले ने। चलिए बोल लीजिए। IIT के बलात्कारी को 2 महीने तक मोदी और योगी ने संरक्षण दिया। अरे जाइए, राहुल गांधी तो सुकन्या देवी के बलात्कार के आरोपी, आप क्या बताएंगे भाई? चलिए ये राहुल गांधी सुकन्या देवी के बलात्कार के आरोपी है, आप क्या बताएंगे बलात्कार के बारे में? आपका जो टॉप लीडर है वो बलात्कार के उसमें, चलिए इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। सुकन्या देवी ऐसे आरोपी है। ये चर्चाओं को डिरेल न करें। नहीं तो डिरेल तो ये कर रहे हैं। नहीं, शांत रहिए। वैभव जी शांत हो जाइए। मेरी बात पूरी ये नहीं मेरे चर्चा का नियम नहीं है। शांत हो जाइए। पहले एक आशीष जी का ये सुन लेते, फिर आपके पास आते, तब तक थोड़ा धैर्य रखिए। जी आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ देखिए, एक तो इन्होंने जो तथ्य रखे हैं वो बहुत गलत तरीके से रखे हैं। मैंने बात कहा था कि जो टेनी सांसद हैं अजय मिश्रा, उनके खिलाफ क्योंकि उन लोगों को भड़काते हुए वीडियो है, उनके ऊपर FIR अब तक नहीं हुई, ना तो उनको मंत्री पद से हटाया गया। दूसरी चीज ये है कि उनके बेटे के ऊपर भी जो FIR हुई है वो सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद हुई है और उनको बीच में सरकार ने जमानत दे दिया था, जिस पर की जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जो है उनको वापस जेल भेजा है। इस तरह से बेईमानों की जमानत देने वाला भी न्यायालय ही है। एक मिनट आशीष सुन लीजिए। आशीष भाई जो जमानत दे रहा है, आशीष जी एक मिनट उनका बात सुन लीजिए, फिर आपके पास जवाब ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं देती है। आशीष हर चीज में इंटरप्ट करेंगे तो दिक्कत होगी ना। पहले आशीष जी को बोल लेने दो। दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो उन्होंने अपने सहयोगी को चुनाव लड़वा दिया। ये भी बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उनको आज तक जेल नहीं हुई, जबकि उनके ऊपर पास्को एक्ट बनता था, उनको तुरंत जेल जाना चाहिए था। क्या उनके ऊपर ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर उसी तरह से बुलडोजर दौड़े, उसी तरह से कुर्सियां हुई जिस तरह से मुख्तार अंसारी के ऊपर हुई? राजा भैया के ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई? मुख्तार अंसारी कन्विक्टेड है भाई, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। आपके ऊपर मैं आरोप लगा दूं और बुलडोजर चलवा दूं। ये कह रहे कि सुकन्या के जो है बलात्कार के आरोप, क्या बात कर गृह मंत्री इस्तीफा दे दें कि आपको पता है कि बलात्कार हुआ तो अब तक जो है उनके आशीष जी, आशीष कुमार जी, एक सवाल तो मेरा भी बनता है भाई। तथ्यों पे मैं बात करता हूँ। जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, करीब 2100 करोड़ का अवैध कारोबार था मुख्तार अंसारी का। 1200 करोड़ की संपत्ति का पता चला, जिसमें से 600 से ज़्यादा करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आखिर ये पैसा आया कैसे इस परिवार के पास? ये तो जराइम का ही पैसा था ना। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल वही पर है कि एक अपराधी के ऊपर आपने कार्रवाई किया, मुख्तार अंसारी के ऊपर वो जेल गया, न्यायपालिका ने उसे दंडित किया, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास आपको नहीं लगता है कि अवैध पैसा पड़ा हुआ है? जितना जो है इस पूरे के पूरे सरयू का जो है बालू खनन का ठेका जो है अयोध्या और आसपास के इलाके का होता है, वो क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के मर्जी के बगैर होता है? क्या राजा भैया के ऊपर कभी जांच हुई कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई है? क्या जो भाई है आप न्यायालय का सहारा ले लीजिए। यहाँ बैठकर आप आशीष भाई तथ्य दे रहे हैं, आप सुनिए, आप न्यायालय का सहारा एक मिनट आशीष सुन लो, फिर आप जवाब दे दें। आप जो है प्रोटेक्ट करके उसको जो है आप जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना करके बैठे हैं। और जहां तक रही कि पुलवामा में जो है जो जांच की बात कही गई, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1962 का जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था, तो इस पार्टी की सरकार ने, इस पार्टी के लोगों ने, तब जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने उस समय संसद का घेराव करके जो है भारत की रणनीति पर प्रश्न उठाया था कि आप बताइए कि आप सेना का डिप्लॉयमेंट कैसे कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 1975 में रामलीला मैदान से सेना और पुलिस का आह्वान कर रहे थे। आप उठा करके पढ़िएगा राजनारायण और जयप्रकाश का जो है स्टेटमेंट, जिसमें कि बीजेपी के भी तमाम जो उस समय जनसंघ हुआ करता था, उनके तमाम नेता थे जिन्होंने कि ये मांग किया था कि पुलिस और सेना सरकार की बात को मानने से मना कर दे, यानी कि पूरे देश में जो है पूरी के पूरे देश से कई टुकड़े हो जाए। ठीक है आशीष भाई, जवाब दे दीजिए। राजनीतिक विश्लेषण आशीष को बुलवाना है तो मुझे मत बुलाइए। नहीं वैभव जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं, पहले आशीष जी इनका जवाब दे दें। नहीं होता। आशीष कुमार जी ने जो आरोप लगाए हैं, अच्छा वैभव जी पहले आप भी बोल दो, तब आशीष के पास हम पूछ लेंगे जवाब। पहले ये इंश्योर करिए कि ये बीच में बोलेगा नहीं। कोई नहीं बोलेगा। चलिए ठीक है, आशीष इकट्ठे जवाब नहीं बोलता हूँ
मैं शांति से बैठा हूं तो मैं बेवकूफ नहीं नहीं, ठीक है, बोलिए, वक्त जाया मत कीजिए वैभव तो जी। ये अविलंब की बात जो कह रहे थे, सेंगर के ऊपर 2.5 साल 3 बार आत्मदाह की कोशिश जब किया उस बलात्कार पीड़िता ने, तब जाके मीडिया ने देखा और उसके बाद 1 साल लगभग लग गए FIR होने में। और क्या हश्र हुआ उस परिवार का, ये भाजपा के लोग हैं। BHU IIT के बलात्कारियों को 2 महीने तक मोदी 2 बार आए उस दौरान और उनको फोटो खिंचवाया और पदोन्नत कर दिया उन बलात्कारियों को, जबकि 4 दिन में ही CCTV के फुटेज से वो आइडेंटिफाई हो चुके थे। तो बलात्कारियों को बचाने वाले ये बात ये है कि बृजभूषण की बात करते हैं। बृजभूषण अपने आदमी को चुनाव लड़वाता है, जितवाता है और कहता है कि जलवा हमारा ही था, हमारा ही है। लेकिन वो स्थगित भी कर दिया गया भाई, उसको कैंसिल कर दिया गया। हाँ। अरे क्या हो गया, क्या कैंसिल हो गया? अभी भी वो अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं माननीय। सुनिए, मामला वो नहीं है। सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस व्यवस्था पे, सरकार के क्रियाकलाप पे, जो ये भेद कर रहे हैं माफिया, तेरा माफिया मेरा माफिया पे, जबकि माफिया में समान रूप से कार्रवाई करिए ना, कौन रोक रहा है? ठीक है आशीष जी, समान रूप से कार्रवाई कीजिए ना भाई, सवाल तो यही उठ रहा है ना। पूरा होने दीजिए भाई। मान लीजिए कि मुख्तार के परिवार लगातार बोल रहा था कि भाई उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनको ले आते लखनऊ के PGI में या एम्स में कहीं भर्ती करा देते। उनके लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर अभी 1-2 दिन 36 घंटे पहले, अब फिर आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं अभी 36 घंटे पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब उनको लाया गया था और उनके जो भाई हैं अफजाल, वो भी आए हुए थे वहां पर। तो ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा था उनके। लेकिन हार्ट अटैक को आप कैसे, हार्ट अटैक से लाखों मौतें होती हैं, रोज होती हैं। हार्ट अटैक को आप नहीं मना कर सकते हैं कि आप आओगे कि नहीं आओगे, या किसको आओगे किसको नहीं आओगे। समझने की बात यह है कि अगर अब ये देख लीजिए, जल्दी बहुत समय नहीं है, वैभव जी के पास भी जाना है, समय है नहीं। आदमी को 5 बार आपने समय दिया, मुझे 2 बार देने में आपको तकलीफ हो जाती है। 1 मिनट 1.5 मिनट। अरे तो आपकी वो भैया इकलौते हैं जिनको जवाब लेना है। वोट है तो फराज किदवई जी का भी जवाब, आपका भी, और आशीष वाले को थोड़ा टाइम दिया जाएगा। नहीं, ये तर्क नहीं है। तो इस तरीके से ये तर्क नहीं है कि किसको कितना वोट। स्वास्थ्य की जो देखभाल थी वो लगातार करी जा रही थी, और उनको अभी 36 घंटे पहले भी लाया गया था, मैंने आपको बताया। लेकिन उनको एक कार्डिक अटैक आया और अटैक के बाद वो उनको दिवंगत हो गए वो। तो इसको, हार्ट अटैक को आप रोक नहीं सकते हो किसी भी तरीके से, किसी को भी आता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि हार्ट अटैक से जो मरे हैं। तो इसके ऊपर ये एक घटना हुई है, इसको घटना की तरीके लेनी चाहिए। बाकी उसकी रिपोर्ट आनी है, या जो भी ये मांग कर रहे हैं विपक्ष वाले, या जो भी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सरकार ने कहा कि ठीक, हम वो भी आपको करा के दिए थे। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? वक्त यहीं तक हमें इजाजत देता है। इस चर्चा में जुड़े तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत ये करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और जाहिर सी बात है, सियासत का ऐसा दौर चल रहा है, लोकसभा चुनाव का वक्त चल रहा है, लिहाजा विपक्षी दल कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की इस मौत को लेकर के। लेकिन जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि आखिर राजनीति में इन अपराधियों को संरक्षण किसने दिया, क्यों दिया, इसकी वजह क्या रही। एक के बाद एक कैसे मुख्तार अंसारी सफ़ेद पोश बने, अतीक अहमद भी सफ़ेद पोश बने, और जो डाटे हैं ADR के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सारे सियासी दल ये कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। फिलहाल सवाल तो खड़ा हो रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर के। सत्ता पक्ष का भी जवाब अपने जगह, विपक्षी दलों का भी आरोप अपनी जगह है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका।
मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से